हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में 10 नवंबर 2022 के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको पता ही है, डेली आपको फ्री पीडीएफ जो करंट अफेयर की है हिंदी और इंग्लिश में एडिशनल स्टैटिक जीके के साथ ये मिलती है एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। पूरा नाम है एग्जाम इंजन बाई वरुण अवस्थी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें कई सारे लोग परेशान भी हो गए। क्वेश्चन मेरा ये था कि बिम्स्टेक जो है, जो कि एक सदस्य है, बंगाल की खाड़ी के आसपास के सभी देशों का एक समूह है। और ये एक ऐसा ग्रुप है, ये इसलिए बनाया गया था कि जो बंगाल की खाड़ी वाला रीजन है, यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स, सिक्योरिटी और पीसफुली कर सके हम लोग। तो सवाल ये था कि इनमें से कौन सा देश है जो कि बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। तो आप देख ही सकते हो, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, ये सभी बिम्स्टेक के सदस्य हैं। तो इनमें से हमारा सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, 3 दिनों का एक स्पोर्ट फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसका नाम है राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022। तो इसको मेघालय के अंदर कौन सी लेक में मनाया जा रहा है? तो इसको मनाया जा रहा है उमियम लेक में। कहाँ पर? उमियम झील में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज के कई सारे स्पोर्ट्स जैसे कि सेलिंग हो गई, रोइंग हो गई, इन सभी को परफॉर्म किया जा रहा है। साथ में अब देखिए इसका मेन मोटो क्या है। इसका मेन मोटो यह है कि उत्तर पूर्वी भारत के जितने भी राज्य हैं, जैसे कि आसाम हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा हो गया, इन सभी राज्यों के अंदर जो युवा वर्ग है, जो यूथ है, उसको एक तरीके से वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए प्रोत्साहित करना या मोटिवेट करना। तो यहाँ पर आसाम और मेघालय दोनों राज्य सरकारों के साथ मिलकर इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने इसको आयोजित किया। उमियम झील सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर है बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। अभी हाल ही में इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। क्लियर है? और बीडी मिश्रा इससे पहले कहाँ के गवर्नर हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये अरुणाचल प्रदेश के भी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा अभी हाल ही में यह कौन सा राज्य है जिसके अंदर 5,315 करोड़ की 13 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर कहां से किया गया है? तो मांडला डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्घाटन किया गया है। वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। और इन पैसों की मदद से यहाँ पर ऐसे हाईवेज बनाए जाएंगे जो कि मध्य प्रदेश के दूर दराज के एरियाज को भी, जो मेट्रो सिटीज हैं, उनसे कनेक्ट करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने यहाँ पर 214 किलोमीटर लंबी रोड, जिसके लिए 4,054 की परियोजना का भी उद्घाटन किया है जबलपुर में। कहां से? जबलपुर से। और एक और शहर है मांडला के ही पुलिस ग्राउंड से 1261 करोड़ की एक और परियोजना की शुरुआत करी गई है। तो टोटल आप देख लीजिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो रोड हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अब बेहतर कर दिया जाएगा इन सभी परियोजनाओं की मदद से। और मध्य प्रदेश में अभी कुछ टाइम पहले कॉलर वाली बागिन कौन से नेशनल पार्क में इसकी मृत्यु हुई थी? तो ये जो टाइग्रेस थी, इसकी मृत्यु हुई थी पेंच नेशनल पार्क में। कहां पर? पेंच नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है जिसने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनकी मदद से ये पूरे तरीके से भारत में बना हुआ, मतलब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम बना के इंडियन रेलवेज को देंगे? तो ये है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। डीएमआरसी के द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये पैक्ट साइन किया गया है। एक तरीके से आप ये समझ लो कि दिल्ली मेट्रो की मदद करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और इनको एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाकर देंगे जिससे कि विदाउट ड्राइवर भी जो मेट्रोज हैं इनको कंट्रोल किया जा सके, रूट किया जा सके, नेविगेट किया जा सके। और डीएमआरसी की स्थापना कब करी गई थी? तो दिल्ली मेट्रो 2002 में स्थापित करी गई थी। और अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली मेट्रो के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है?
इनका नाम है विकास कुमार। क्या नाम है? विकास कुमार। और इस टाइम पे दिल्ली मेट्रो के जो चेयरपर्सन है ये हैं मनोज जोशी। मनोज जोशी। अब अगर बीईएल की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। और इसके इस टाइम पे सीईओ हैं भानु प्रकाश श्रीवास्तव, बीपी श्रीवास्तव। ध्यान रखिएगा, दिल्ली मेट्रो भारत की पहली ऐसी मेट्रो है जिसको वेस्ट से इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट करके चलाया गया था। मतलब ये एक ऐसी मेट्रो है जिसका संचालन ऐसे भी किया जा चुका है कि जो वेस्ट है, जो कूड़ा करकट है, उससे बिजली उत्पन्न करके भी इसको चलाया जा चुका है। यह भारत की सबसे हाईटेक मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो। और भारत की सबसे पुरानी मेट्रो कौन सी है? तो यह है कोलकाता मेट्रो, सबसे पुरानी। 1984 में इसकी स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 22वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जज रह चुके हैं ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य जज के रूप में कार्यरत भी रह चुके हैं। तो 22वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको विधि आयोग भी बोला जाता है, इसके चेयरपर्सन अब ये होंगे। आपको पता है जो 22वां लॉ कमीशन है इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना, इस पैनल की स्थापना करी गई थी 2020 में। और अगले 3 साल के लिए इस कमीशन की स्थापना करी गई थी। तो अब ये 2023 तक ये कमीशन चलने वाला है। और ऋतुराज अवस्थी तो इसके चेयरपर्सन होंगे ही। इनके अलावा और भी कई लोग हैं जिनको इस कमीशन के अंदर मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है, जैसे कि प्रोफेसर डीपी वर्मा, इनको अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा एम करुणानिधि हो गए। इनके अलावा प्रोफेसर राका आर्य को भी अपॉइंट किया गया है। क्या नाम है इनका? राका आर्य। वैसे आपको मैं पीडीएफ में सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। और इनके अलावा एक और फॉर्मर जज हैं केटी शंकरन, इनको भी अपॉइंट किया गया है। तो ये सारे मेंबर्स के रूप में इसमें अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉयर्स की रैंकिंग जारी करी गई है 2022 की। मतलब ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज के लिए सबसे बेहतर फैसिलिटीज देती हैं कंपनी के अंदर। तो इनमें से टॉप करने वाली कंपनी कौन है? तो पूरे दुनिया में ऐसी कंपनियों में टॉप किया है सैमसंग ने। सैमसंग इस लिस्ट में फोर्ब्स के अकॉर्डिंग एक ऐसी कंपनी है जो कि दुनिया भर में बाकी सभी कंपनियों से सबसे बेहतर कर रही है अपने एम्प्लॉयज के लिए। अगर बात करी जाए कि दूसरे नंबर पे कौन सी कंपनी रही, तो ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पे उसके बाद सैमसंग के बाद है माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरे नंबर पे है आईबीएम, और चौथे नंबर पे है गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्फाबेट। कौन सी? अल्फाबेट। और पांचवें नंबर पे कौन सी है? पांचवें नंबर पे है एप्पल। अब देखिए, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, टॉप 100 में अगर बात करें तो इकलौती ऐसी भारतीय कंपनी है टॉप 100 में जो कि इसमें लिस्ट करी गई है। तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस को 20वीं रैंक यहां पर हासिल हुई है। क्लियर हो गई बात? एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा, अगर टॉप 12 में बात करें तो टॉप 12 में पहली रैंकिंग अगर छोड़ दें सैमसंग की, क्योंकि सैमसंग तो साउथ कोरियन कंपनी है, तो दूसरी रैंक से लेकर 12 तक ये सारी अमेरिकी कंपनियां हैं। क्लियर हो रही है बात? इसके बाद 13वें नंबर पे जर्मन कंपनी है बीएमडब्ल्यू, और 14वें नंबर पे अमेरिकी कंपनी फिर से आ गई अमेजॉन, और 15वें नंबर पे फ्रांसीसी कंपनी है डी कैथलॉन। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। डी कैथलॉन मेट्रो सिटीज में आपको ज्यादातर अब देखने को मिलेंगे। ये कई सारे स्पोर्ट्स सेगमेंट में काम करते हैं, जैसे कि आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स टी शर्ट हो गई, जैकेट हो गई, और भी कई सारे इक्विपमेंट्स। तो फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज रही इकलौती टॉप 100 के अंदर। तो ये टॉपर्स आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में हिस्सा लिया है, जिसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो इस बार वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन किया गया ब्रिटेन के अंदर, लंदन में। और इस बार इसकी थीम रही द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। आपको पता है पिछले 3 साल से पर्यटन के क्षेत्र में क्राइसिस चल रही है कोविड पैंडेमिक की वजह से। तो इसका मेन उद्देश्य यह था कि पूरे दुनिया में जो पर्यटन है उसको अब एक रूप से बढ़ाया जाए और हर एक देश एक दूसरे को सपोर्ट करे, तभी सब आगे बढ़ पाएंगे। तो 7, 8 और 9 3 दिनों तक इसका आयोजन किया गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द 17th ईस्ट एशिया समिट ड्यूरिंग हिज
3 days विजिट टू साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उनके लिए 3 दिवसीय यात्रा पर हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो ये वहां पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे और इस बार 17वां संस्करण ईस्ट एशिया समिट का आयोजित किया जा रहा है। और आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये जो पूरा समिट है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके अंतर्गत? आसियान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आसियान के अंतर्गत। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्लियर? आसियान की स्थापना 1967 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। और इसके इस टाइम पे प्रेसिडेंट या आप बोल सकते हो सेक्रेटरी जनरल है लिम जॉक हुई। क्या नाम है? लिम जॉक हुई। तो यहां पर आयोजित किया जा रहा है आसियान का ये समिट। और ध्यान रखिएगा इस बार इसको होस्ट कौन कर रहा है? कंबोडिया इस बार इसको होस्ट कर रहा है। कौन सा देश? कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एडीबी ने अप्रूवल दिया है 350 मिलियन यूएस डॉलर का, और ये लोन फैसिलिटी किस राज्य को दी जा रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रोड का निर्माण करने के लिए? तो ये हमारा राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ध्यान रखिए महाराष्ट्र सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 350 मिलियन डॉलर का ये रोड लोन लिया है और इसकी मदद से पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो रोड कनेक्टिविटीज हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा। अगर रुपए में बात करें तो ये करीब होता है 3000 करोड़ के आसपास, मतलब 100 करोड़ कम 2900 करोड़ होता है। इसकी मदद से महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर जैसे कि सांगली हो गया आपका, और सतारा हो गया, इसके अलावा जालना हो गया, हिंगोली हो गया, और आपका नंदेड़ हो गया, नागपुर हो गया, कोल्हापुर हो गया, ये सारे ऐसे शहर हैं जिनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा प्रॉपरली। मल्टीपल लेन हाईवेज बनाए जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मनीला। क्या है? मनीला। एडीबी के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे मसात्सुगु आसाकावा। मसात्सुगु आसाकावा। और अभी कुछ टाइम पहले एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो ये भारतीय मूल के हैं अशोक लवासा। अशोक लवासा इससे पहले भारत के अंदर इलेक्शन कमिश्नर के रूप में भी कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जो कि दूसरा ऐसा शहर बन गया है जिसने अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस के टेक्निकल असिस्टेंस के साथ अपने म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किए हैं? तो ये भारत का दूसरा शहर बन गया है वडोदरा। अभी मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए है क्या कि जब आप किसी बाहरी देश से इन्वेस्टमेंट के तौर पर मदद लेते हो तो वो डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे मान लीजिए कि गुजरात सरकार चाहती है कि कोई दूसरी कंपनी, फ्रांस की एक बड़ी कंपनी या फिर अमेरिकी कोई कंपनी उनके राज्य के अंदर इन्वेस्ट करे, तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि अपना कोई अकाउंट नंबर दे दें और उसमें वो पैसा डाल दें। ऐसे नहीं होता है। इसके लिए उन्हें बॉन्ड खरीदने होंगे। ठीक है, ये सरकारी दस्तावेज होते हैं, जितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतने का वो बॉन्ड खरीदेंगे। क्लियर है? तो ये है कि अब गुजरात के अंदर वडोदरा का जो म्युनिसिपल बॉन्ड है ये इस चीज को वेरीफाई करेगा कि दुनिया में कोई भी अब वडोदरा के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएगा डायरेक्टली। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? तो इसके लिए इन्होंने अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस से मदद लेने का फैसला लिया है और अब आगे ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा वडोदरा में इन्वेस्ट करने के लिए। यहां पर आपने देखा कि ये दूसरा शहर है भारत का। पहला शहर कौन सा है जिसने अपने म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किए हैं? तो पहला शहर है पुणे। पुणे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जीएसएमए के डेप्यूटी चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये है गोपाल विट्टल। और गोपाल विट्टल आपको पता है ना कौन है? ये एयरटेल के सीईओ हैं इस टाइम पे। एयरटेल के सीईओ। इनको 2017 में अपॉइंट किया गया था एयरटेल का सीईओ 5 साल के लिए। तो अभी हाल ही में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। तो आपको याद होगा 2 महीने पहले मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था कि 2022 से लेकर 2027 तक इनका कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है। तो अब ये अगले 5 साल तक एयरटेल के सीईओ रहेंगे। और अब ये सवाल उठता है कि ये जीएसएमए क्या है? तो ध्यान रखिए जीएसएमए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। ये दुनिया की एक ऐसी संस्था है जिसकी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग में ही हर एक देश के अंदर टेली कम्युनिकेशन प्रोग्राम चलते हैं। मतलब आप ये समझ लो
कि हर एक देश अपने देश के अंदर जितना भी टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज लॉन्च कर रहा है, जैसे कि हमारे देश में एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, बीएसएनएल हो गया, तो हमें गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी किसकी? जीएसएमए की। तो जीएसएमए की स्थापना 1995 में करी गई थी जब इंटरनेट आया था, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन। और इसके प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे कौन? ये हैं स्टीफन रिचर्ड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टीफन रिचर्ड। तो गोपाल विट्ठल जो है ये इसके डेप्यूटी चेयरपर्सन बनाए गए हैं, और चेयरपर्सन स्टीफन रिचर्ड। अगला क्वेश्चन है जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं, ये दो लोग हैं, प्रमोद भगत और मनीषा रामदास। इन दोनों ने अभी हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। तो इस बार की BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन से शहर में आयोजित करी गई? तो इसका आयोजन इस बार किया गया टोक्यो में। कहां पर? जापान की कैपिटल टोक्यो में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2022 के लिए विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसको डिक्लेयर किया गया है? तो इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने निदा डार को इस बार अक्टूबर मंथ के लिए विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया है। और अगर बात करी जाए कि मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको डिक्लेयर किया है, तो विराट कोहली रहे मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ में। ध्यान रखिए, इसमें आईसीसी का रोल नहीं होता है कि आईसीसी चाह ले तो जिसको चाह ले उसको डिक्लेयर कर दे, ऐसा नहीं होता है। आईसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर वो हर महीने एक क्विज कंडक्ट कराते हैं। वो क्विज पूरे दुनिया में सभी को विजिबल होता है उस पोर्टल पे। उस वेबसाइट पे जाके आपको वोटिंग करनी होती है। वोटिंग के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो मेंस और विमेन्स कैटेगरी में अलग अलग सिलेक्ट किया जाता है प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। जो मैं आपको पीडीएफ आज दे रहा हूं, उस पीडीएफ में जनवरी से लेकर सितंबर तक के सारे मेंस और विमेन्स कैटेगरी के जो प्लेयर ऑफ द मंथ है वो सब मैंने मेंशन करवा दिए हैं। आईसीसी की स्थापना करी गई थी 1909 में, और आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई। आईसीसी के प्रेसिडेंट इस टाइम पे कौन है? ये हैं ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। न्यूजीलैंड के हैं। पिछले ही साल इनको अपॉइंट किया गया था। एजुकेशन मंत्रालय के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस जो है ये कौन से दिन मनाया जा रहा है? पूरे देश भर में स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में इसको मनाया जाएगा। तो शिक्षा मंत्रालय पूरे देश भर के स्कूलों के अंदर इसको मना रहा है इस बार 15 नवंबर को। और 15 नवंबर को आपको पता है बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी होती है। बिरसा मुंडा को भारत की जितनी भी ऑलमोस्ट जनजातियां हैं वो सब भगवान का दर्जा देती हैं। बिरसा मुंडा एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे, या आप बोल सकते हो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। इन्होंने जनजातियों के लिए ब्रिटिश हुकूमत से भी लोहा ले लिया था। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन 15 नवंबर को, और उसी दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। यह दिवस इसलिए मनाया जाएगा कि हर वो आदिवासी जो कि स्वतंत्रता सेनानी था उसको अपने आप में ट्रिब्यूट है। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कौन से दिन मनाया गया? तो ये दिवस हम लोगों ने मनाया 8 नवंबर को, परसों के दिन ये दिवस मनाया गया। और 2022 की इस बार की थीम रही रेडियोग्राफर्स एट द फोर फ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, और आपको पता है ये दिवस 8 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? यहाँ पर मैं माफी चाहता हूँ, ये 8 होगा। तो 8 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसको 8 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है कि एक्सरे की जो खोज है वो करी गई थी कॉनरेड रॉन्टेजन के द्वारा। किसके द्वारा? कॉनरेड रॉन्टेजन के द्वारा। और उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन, इसलिए इस दिवस को रेडियोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में बॉक्सिंग में अपना 6वां एशियाई चैंपियनशिप पदक किसने जीत लिया है? तो नवंबर में, इसी महीने में, अभी 2 दिन पहले ही 6वां एशियन चैंपियनशिप मेडल अभी हाल ही में जीत लिया है शिवा थापा ने। किसने? शिवा थापा। इससे पहले ये 5 बार मेडलिस्ट रह चुके हैं एशियन चैंपियनशिप में। सवाल यह उठता है कि इस बार इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए कौन सा मेडल जीता है। बाय द वे, इन्होंने जो हिस्सा लिया है यह 63.5 kg वेट कैटेगरी में हिस्सा लिया। और इन्होंने जिसको हराया है ये दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी हैं। इनका नाम है मिन्सू चोई। क्या नाम है? मिन्सू चोई। उनको इन्होंने हराया है। तो 63.5 kg वेट कैटेगरी में लड़ी। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है।
आप में से कितने लोग बता सकते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको सीबीआई बोलते हैं, इसके पहले डायरेक्टर कौन थे? इसके अलावा आज का दिन आपके लिए अहम हो सकता है, क्योंकि आज है 10 नवंबर और केवल कल रात 12 बजे से विंडो खुली है, आज रात 12 बजे तक। तो आज का दिन है आपके पास, और इसकी रजिस्ट्रेशन विंडो सिर्फ 24 घंटे के लिए अब खुली हुई है। आपकी डिमांड पर ही मैंने इसे खोली है। कल रात से बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन ले भी रहे हैं, तो आपके पास मौका है। आप सीजीएल प्री के लिए जो मैं क्रैश कोर्स चला रहा हूँ, जिसकी अवधि सिर्फ 30 नवंबर तक है, आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। मात्र 600 रुपए मैंने इसकी फी इसीलिए रखी है, नॉमिनल चार्जेस। बाकी 10 तारीख से, मतलब आज ही से, फाउंडेशन बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। 4000 रुपये में मैंने सारे बैचेस, मतलब कंप्लीट बैच रखा है। मैथ, रीजनिंग, साइंस पूरी, जीएस पूरा रहेगा, और इंग्लिश भी आपकी रहेगी। और आपको केवल जीएस के अगर चाहिए मेरा, तो वो भी है आपके पास ऑप्शन। वो फिर ये वाला आपको बैच सेलेक्ट करना होगा। मतलब जो यहाँ पर क्लासेस चलेंगी ना, वो सेम आपको यहीं पर ही दिखेंगी। क्लियर हो रही है बात? तो अगर आप ये वाला बैच लेते हैं तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जीएस के मिल जाएगा, इसी का मिलेगा पूरा, कुछ भी अलग नहीं होगा। सेम क्लास ही आपको बस यहाँ पे दिखेगी, फिर आप बाकी की क्लास नहीं ले पाओगे, बस इतना अंतर है। चलिए अभी की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। एग्जाम इंजन बाय वरुण अवस्थी को आप डाउनलोड कर लीजिए। डेली की जो पीडीएफ है उसके लिए भी आपको यहीं पर ही सारी कंटेंट और मटेरियल मिल जाएगा। एग्जाम इंजन बाय वरुण अवस्थी के जब आप अंदर जाओगे तो ये देखिए ऊपर आता है फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन। यहीं पर आपको डेली की फ्री करंट अफेयर पीडीएफ मिल जाएगी। और इस बार क्या है कि 1 दिसंबर से हम करंट अफेयर मैगजीन भी लॉन्च कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है, तो ई करंट अफेयर मैगजीन हम लॉन्च करेंगे। क्योंकि अगर हम हार्ड कॉपी लॉन्च करेंगे तो उसकी कीमत हमारे लिए भी महंगी हो जाएगी, फिर हम आपको सस्ते में नहीं दे पाएंगे। तो हम आपको सस्ते में देना चाहते हैं। जो बच्चे डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं डायरेक्ट पढ़ लेंगे, और जो बच्चे प्रिंट आउट कराना चाहते होंगे तो प्रिंट आउट करा लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर 1 दिसंबर से तैयार हो जाइए इस बार करंट अफेयर मैगजीन के लिए। मजा आ जाएगा, इतनी बेहतर मैगजीन है, ऐसी मैगजीन आज तक आपने देखी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। इस बार आप लेके देखिएगा वो मैगजीन, मजा आ जाएगा। मतलब उस मैगजीन के दम पर मैं आपको बोल रहा हूँ, आप यूपीएससी भी दे दीजिएगा जाके, तो कोई गल नहीं है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय।